अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे उपन्यास के तत्वों के बारे में, और उपन्यास के तत्वों के बारे में हमने ये देखा था कि उपन्यास के प्रमुख रूप से 6 तत्व माने गए हैं। उनमें था पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा था कथोपकथन या संवाद, चौथा था देश काल या वातावरण, पांचवा था भाषा शैली और छठा था उद्देश्य। यानी कल हमने उपन्यास के प्रथम तत्व जो कथा वस्तु है उसके बारे में अध्ययन किया था, और कथा वस्तु के अध्ययन में हमने पढ़ा था कि उसमें यानी पहले तो उपन्यास में वर्णित कहानी को कथा वस्तु कहते हैं, ये चीज पढ़ी। इसके बाद यह था कि कथा वस्तु है वो मौलिक होनी चाहिए। कथा वस्तु क्या है? मौलिक होनी चाहिए। दूसरा उसमें देखा था कि उसमें संभाव्यता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना, मौलिकता के बिना या संभावना के बिना मौलिकता अर्थहीन है। तो इसी प्रकार उसमें तीसरा पॉइंट था रोचकता, यानी कथा वस्तु का रोचक होना भी आवश्यक है, क्योंकि कथानक का ये एक अनिवार्य गुण है। इसके अलावा हमने चौथा पढ़ा था संघर्ष, यानी संघर्ष कथानक को रोचक बनाता है। और कथानक का पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा था तारतम्य, यानी प्रत्येक प्रसंग तथा वर्णन का अपने उचित अनुपात में रहना भी उपन्यास की कथा वस्तु का आवश्यक गुण है। छठा हमने पढ़ा था कथा वस्तु की विशेषता में कि सुगठितता। सुगठितता में देखा था कि सुगठितता का अर्थ विविध अवान्तर प्रसंगों के पारस्परिक गठन से है, कि जिस प्रकार एक प्रसंग की घटनाएं परस्पर संबंध होनी चाहिए, उसी प्रकार उपन्यास के अंतर्गत अन्य जो प्रसंग है उनका भी परस्पर सुगठित होना आवश्यक है। तो कथा वस्तु के बारे में इस प्रकार पढ़ा था। अब अगर उपन्यास का दूसरा तत्व हम लेते हैं तो वो है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण, तो उसमें देखिए कि उपन्यास में कथा वस्तु के संगठन और विन्यास से भी अधिक महत्वपूर्ण तत्व पात्र और चरित्र चित्रण है। यानी कथा वस्तु के संगठन और विन्यास से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो तत्व है महत्वपूर्ण, वो है पात्र और चरित्र चित्रण। यानी उपन्यास के पात्रों के क्रियाकलाप से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है। यानी उपन्यास के जो पात्र होते, उनके जो क्रियाकलाप होते, उसी से ही कथा वस्तु का निर्माण होता है। तो आधुनिक उपन्यास तो मानव जीवन से संबंध रहते हैं, अतः उपन्यासकार को मानव जीवन का कल्पना प्रसूत चित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आधुनिक उपन्यास तो है वो मानव जीवन से क्या है? संबंधित है, संबंध रखता है, उससे ही संबंध रहते हैं। तो अतः उपन्यासकार को मानव जीवन का कल्पना प्रसूत चित्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह वास्तविक जीवन का इसके लिए वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक पात्रों की सृष्टि करता है। तो इसलिए क्या मानव जीवन से संबंध रहता है, इसलिए उसके जो पात्र है वो भी मानव जीवन से संबंधित ही होनी चाहिए। इसीलिए वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले काल्पनिक पात्रों की सृष्टि करता है। प्रजापति की सृष्टि से मानव अपना विशेष आकार प्रकार लेकर तथा सबल दुर्लभ मनोवृत्तियों को धारण करके जीवन यापन करता है। तो क्या है कि प्रजापति की सृष्टि से, यानी ब्रह्मा की सृष्टि से ही मानव अपना विशेष आकार प्रकार लेता है, उसी सबल दुर्बल मनोवृत्तियां लेता है, और उसी के कारण अपने जीवन यापन को भी धारण करता है। तो औपन्यासिक सृष्टि में भी मानव जीवन के प्रतीक ये पात्र स्थूल शरीर धारण करते हैं। तो औपन्यासिक दृष्टि से भी मानव जीवन के जो प्रतीक हैं, ये पात्र, वो स्थूल शरीर धारण करते हैं, और इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्या की जाती है? प्राण प्रतिष्ठा। इनकी वृत्तियां भी सक्रिय होती है। सुख दुख की मूल अनुभूतियां या भूतियों से इनमें भी राग द्वेष मूलक मनोविकार उत्पन्न होते हैं, परिलक्षित होते हैं।
यानी काल्पनिक चित्र तो प्रकट कर लेता है उपन्यासकार, यानी एक काल्पनिक पात्र तो ले लेता है। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने मानव शरीर स्थापित किया, उसमें जान फूंकी, उसी तरह उपन्यासकार भी एक काल्पनिक चित्र लेता है, फिर उसमें प्राण फूंकता है और उसे मानव जीवन का सक्रिय पात्र मानकर उसके अंदर भी वो किस प्रकार की वृत्तियों का निर्माण कर लेता है। वो सक्रिय वृत्तियां होती है, यानी उनमें भी सुख दुख की मूल अनुभूतियां भी होती है, राग द्वेषात्मक मनोविकार भी उत्पन्न होते हुए परिलक्षित होते हैं। तात्पर्य यह है कि उपन्यासकार सृष्टि पात्रों के भीतरी और बाहरी व्यक्तित्व का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है और इस विश्लेषण की कुशलता में ही उपन्यासकार की सफलता निहित रहती है। यानी अगर मान लो उसने पात्र लिए हैं और उसका पात्रों का चरित्र चित्रण भी अगर ढंग से नहीं किया है, तो फिर वो पात्र और चरित्र चित्रण विशेष महत्व वाले नहीं होंगे, तो उपन्यास भी विशेष महत्व वाला नहीं होगा। इसलिए इस विश्लेषण की कुशलता में ही उपन्यासकार की सफलता निहित होती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कथा वस्तु और उसके बाद पढ़ा पात्र और चरित्र चित्रण। अब उपन्यास के तत्वों में हम तीसरा बिंदु लेते हैं, संवाद, या जिसको कह सकते हैं कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन। तो संवाद या कथोपकथन में देखिएगा आप कि संवादों का कथानक के विकास में, संप्रेष्य बनाने में अथवा उनमें नाटकीयता का समावेश करने में, पात्रों के चरित्र के उद्घाटन में, उन्हें सजीव एवं गतिशील बनाने में, देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण में तथा लेखक के विचारों के ज्ञान में महत्वपूर्ण योग रहता है। यानी संवादों का कथानक के विकास में, संप्रेषण में, उसमें नाटकीयता बनाने में, या पात्रों के चरित्र को चित्रण में या सजीव एवं गतिशील बनाने में, देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के स्पष्टीकरण में, लेखक के विचारों में के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। कौन? संवाद। पात्रों की बातचीत के द्वारा ही हम उनसे सम्यक परिचित होते हैं, क्योंकि संवाद के द्वारा ही हम उनसे परिचित हो सकते हैं, वरना पात्रों को कौन जानेगा। तो वर्णन के द्वारा उनके सूक्ष्म मनोभाव, प्रतिक्रियाएं, संकल्प, विकल्प, विचार और वितर्क आदि का वैसा यथातथ्य और प्रभावशाली चित्र नहीं दिखाई देता है। संवाद पात्रों को सजीव बनाते हैं। संवाद क्या है? पात्रों को सजीव बनाते हैं तथा कथानक में नाटकीयता का समावेश करके उसके प्रभाव को तीव्र कर देते हैं। यानी संवाद क्या करते हैं? पात्रों को सजीव बनाते हैं तथा उसके साथ साथ कथानक में नाटकीयता का समावेश करके उसके प्रभाव को तीव्र कर देता है। संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए। संवाद कैसे होने चाहिए? पात्र के अनुकूल, अर्थात उनका विषय, भाषा तथा शैली पात्रों के व्यक्तित्व के अनुकूल होनी चाहिए। उनमें सरलता तथा स्पष्टता होनी चाहिए। यानी संवाद कैसे होने चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताया था कि संवाद व्यक्तित्व के अनुसार होने चाहिए। अगर आपने मान लो एक मजदूर का चित्रण किया है, तो मजदूर के संवाद कैसे होने चाहिए? उसका किसी बहुत बड़े अफसर जैसे संवाद नहीं होने चाहिए, वरना वो तारतम्य ही नहीं बैठ पाएगा। तो इस प्रकार संवाद चरित्र के अनुकूल होना चाहिए, पात्र के अनुकूल होना चाहिए और उसमें सरलता तथा स्पष्टता होनी चाहिए। इस बारे में तो मिस्टर बेकन ने कहा है कि यदि संवादों को समझने के लिए शब्दकोश देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो उनका तो उद्देश्य नष्ट हुआ समझना चाहिए। कि अगर संवाद को समझने के लिए आपको शब्दकोश, डिक्शनरी देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर वो संवाद तो मतलब ही नहीं रखते। ऐसा मान लीजिए उनका तो उपन्यास का उद्देश्य ही नष्ट हो गया, क्योंकि सरलता, संक्षिप्तता तथा रोचकता भी संवादों को सहज ग्राह्य बनाने वाले गुण हैं। क्योंकि सरलता,
संक्षिप्तता तथा रोचकता है, वो सब संवादों को सहज ही ग्रहण करने योग्य बनाने वाले गुण हैं। तो इस प्रकार संवाद कैसे होने चाहिए, यानी संवाद सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और रोचक भी होने चाहिए। तभी जो पाठक है वो उनको आत्मसात कर पाएगा। वरना अगर मान लो संवाद कठिन होंगे, समझ में ही नहीं आएंगे पाठक के, तो फिर इस प्रकार का संवाद किस काम का, क्योंकि वो चीजें फिर पाठक अपने आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब जो अगला इसका तत्व है उपन्यास का, वो है देश काल तथा वातावरण। कौन सा है? देश काल तथा वातावरण। देश काल तथा वातावरण। तो इसमें देखिएगा कि उपन्यास के कथानक, उपन्यास के कथानक और पात्रों का संबंध किसी न किसी स्थान और समय से होता है। देश काल और वातावरण क्या कहलाता है? समय और स्थान। तो उपन्यास के जो कथानक है यानी कथा वस्तु है या उसके पात्र है, उनका संबंध किसी न किसी स्थान और समय से जरूर होता है। अतः यह आवश्यक है कि घटनाओं के घटित होने की संपूर्ण परिस्थिति, उनका स्थान और समय पाठकों के कल्पना पट पर अंकित कर दिया जाए। इसलिए यह जरूरी होता है कि पाठक को ध्यान में रखकर, उसकी कल्पना को ध्यान में रखकर वैसा ही समय और स्थान लेना चाहिए कथा वस्तु में। तभी वो कथा वस्तु है वो सारगम्य होगी, सहज ग्राह्य होगी। तो इसमें ऐसा भी है कि ताकि पाठक पात्रों की सजीवता पर विश्वास कर सके। कथानक की घटनाओं में, कथानक की घटनाओं में स्पष्टता, वास्तविकता तथा मार्मिकता लाने में वातावरण की बहुत बड़ी उपयोगिता है। यानी अगर मान लीजिए कथानक की घटना में स्पष्टता नहीं है या फिर वास्तविकता नहीं है या फिर मार्मिकता नहीं है, तो फिर वो उपन्यास किसी काम का नहीं है, कथानक किसी काम का नहीं है। इसलिए वातावरण की बहुत बड़ी उपयोगिता है। स्थान और समय की पृष्ठभूमि में पात्रों का चित्रण करने से पात्र मानव के अनुकूल प्रतीत होते हैं। वे कल्पना लोक के होते हुए भी यही लोक के दृष्टिगोचर होते हैं। इससे पात्रों का व्यक्तित्व स्पष्ट उभार में आने लगता है। वे सजीव प्रतीत होते हैं। अमूर्त एवं सूक्ष्म विचार स्थूल परिस्थितियों के रूप में मूर्त होकर ग्राह्य बन जाते हैं। तो वातावरण का सम्यक चित्रण पाठक के हृदय को भावमग्न करने में भी पर्याप्त क्षमता रखता है। इसलिए देखिए वातावरण दो प्रकार का हो सकता है, यानी देश काल दो प्रकार का हो सकता है, यानी प्राकृतिक और सामाजिक। यानी प्राकृतिक वातावरण में जड़ प्रकृति के चित्रण को समाविष्ट किया जा सकता है। यानी वातावरण कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? प्राकृतिक और सामाजिक। और प्राकृतिक वातावरण में जड़ प्रकृति के चित्रण को समाविष्ट किया जा सकता है। और प्राकृतिक वातावरण में सामान्यतः उन सब स्थानों का चित्रण सम्मिलित रहता है जिसमें पात्र विचरण करते हैं और जिस परिवेश में अपने व्यापारों का विस्तार करते हैं। यानी इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण में सामयिक परिस्थितियां भी समाविष्ट हो जाती है, तो जिनकी विस्तृत छाया में पात्रों को व्यापार करते चित्रित किया जाता है। तो सामाजिक वातावरण में तत्कालीन समाज की मान्यताओं, रूढ़ियों तथा परंपराओं का चित्रण होता है। तो इन सामाजिक वातावरण में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां भी सन्निविष्ट रहती है। तो इस प्रकार अब देखिए इसका पांचवा पॉइंट है भाषा शैली।
यानी भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी इसका अर्थ विषय के प्रतिपादन अथवा उपस्थापन का ढंग है। भाषा शैली के द्वारा ही उपन्यास में विभिन्न तत्वों की योजना होती है। यानी पाश्चात्य विद्वानों ने इस तत्व में ही शब्द, अर्थ और उद्देश्य की श्रेष्ठता निहित मानी है। शैली का सर्वप्रथम गुण है प्रसाद पूर्णता अर्थात सहज सुबोधता, और द्वितीय गुण है सरसता अर्थात रोचकता, और तृतीय गुण है पात्रानुरूपता। यानी उपन्यासकार का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए। उसकी भाषा भावानुसरण में सक्षम होनी चाहिए। कोमल भावों की अभिव्यंजना में उसमें कोमलता के परिलक्षित और क्रोध आदि उग्र भावों के प्रकाशन में भाषा का उग्र रूप धारण करके आवश्यक प्रभाव को तीव्र बनाना चाहिए। यानी भाषा को पात्रों के अनुकूल बनाना चाहिए। उपन्यास लेखक अपनी भाषा में विशेष व्यापार सूचक शब्दों के प्रयोग से चित्रमयता, रमस्पर्शता आदि काव्य गुण समाविष्ट कर सकता है, और लक्षणा और व्यंजना के प्रयोग से सूक्ष्म भावों को स्थूल साकार रूप प्रदान कर सकता है। कहीं कहीं लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी भाषा की अभिव्यंजना को बढ़ा देता है। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा व्यावहारिक, सरल, स्वच्छ और सरल होनी चाहिए। यानी कैसी होनी चाहिए भाषा? व्यावहारिक, सरल, स्वच्छ और सरस होनी चाहिए। अब इसका छठा पॉइंट है उद्देश्य। यानी साहित्य जीवन की व्याख्या है। यानी साहित्य क्या है? जीवन की व्याख्या है, और यह कार्य उपन्यास मनोरंजन के माध्यम से बड़ी सुगमता से करता है। तो उपन्यास के कथानक की परिस्थितियों अथवा चारित्रिक विशेषताओं में कोई न कोई विशिष्ट जीवन दृष्टि अवश्य रहती है। तो उपन्यासकार कलाकार होने के अतिरिक्त सामाजिक प्राणी भी होता है। जब वह किसी कथा को उपन्यास के रूप में कहने का निश्चय करता है, तभी उसके मन में कथा सूत्र के साथ जीवन दृष्टि मूर्त होने लगती, जो उसने अपने सांसारिक जीवन के अनुभव स्वरूप उपलब्ध की। यानी कला की दृष्टि से वही उपन्यास श्रेष्ठ है जिसका लेखक पाठकों पर सफलतापूर्वक यह प्रभाव डाल सके कि उसकी रचना से जिस जीवन दर्शन का संदेश मिलता है वह उसने बाहर से आरोपित नहीं किया है, वरन वही सामयिक अथवा शाश्वत सत्य है। इस प्रकार उपन्यासकार को अपने उद्देश्य को कृति का अंग बनाकर ही प्रस्तुत करना चाहिए। एक सफल उपन्यासकार में इन सभी तत्वों का परस्पर संबंध या समन्वय होना चाहिए। ऐसा होने पर ही उसमें प्रभाव एक के या उद्देश्याभिव्यक्ति आ सकती है। तो इस प्रकार आज हमने इस कालांश में उपन्यास के तत्वों का बारे में अध्ययन किया है। अगले कालांश में हम किसी नए बिंदु को लेकर के फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।